हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आज हम तरंग प्रकाश की चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो चैप्टर है वो है तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। इसके पहले हमने रे ऑप्टिक्स देख लिया भैया, किरण प्रकाशिकी। अब ये है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। इसमें प्रकाश की किरणों को एक तरंग के रूप में निरूपित किया गया है और उससे संबंधित घटनाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। काफी प्यारा सा ये भी चैप्टर है आपका। ठीक, चलिए भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, फालतू का भैया इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप टू द पॉइंट आ जाएं अपने टॉपिक पर, है ना। चलिए भैया, क्योंकि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने क्या होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम। बस आपके दिमाग में वही चलना चाहिए कि भैया बोर्ड एग्जाम है हमारा और 90 प्लस फोड़ना है। तो ये अपना एक एम बना लीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उसी के अनुसार काम करना है। बस इतना याद रखना बच्चों। ठीक, चलिए भैया, पहला क्वेश्चन है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं और प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपने देखा होगा भैया कि तरंगाग्र क्या है, कितने प्रकार का है, हमने अलग से भी वीडियो लाया था। ठीक है ना। बाकी डोंट वरी, आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं भाई, यहां पर हम आए किस लिए हैं, आपकी सेवा के लिए ही आए हैं। ठीक, तो यहां पर जान लेते हैं। देखिए, वैसे तरंगाग्र की परिभाषा देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी सी है, बट हम क्या है भाई उतना लंबा चौड़ा खींचेंगे नहीं, हमारी परिभाषा एकदम अलग होगी। ठीक, तो भाई तरंगाग्र, तरंग यानी तरंग का, आग्र तरंग धन आग्र तरंगाग्र। तो तरंग के आगे का जो हिस्सा यानी तरंगे जब चलती हैं किसी माध्यम में तो आगे जाकर के जिस भी शेप में यानी जिस आकृति में क्या हो जाती है भैया, मतलब ढल जाती है, वो ज्यामितीय स्ट्रक्चर यानी संरचना ही कहलाती है तरंगाग्र। क्या बताया बच्चों भाई, परिभाषा लिखेंगे कैसे, तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। जैसे कोई सनलाइट में, मतलब मान लेते हैं कि कोई प्रकाश स्रोत है भाई, ये क्या हो रही है कि यहां से ये प्रकाश स्रोत, हमने बताया ना कि जैसे ये प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं, ठीक ऐसे, तो भैया यहां से चल रही हैं इस तरह से। तो ये भाई जब इनको आप आगे बढ़ाते चले जाओगे तो एक ज्यामितीय स्ट्रक्चर यानी एक ज्यामितीय संरचना जो बनेगी, यहां पर अब कोई भी आकृति बन सकती है। तो जो भी ये ज्यामितीय संरचना बन जाएगी भैया, वही क्या कहलाता है, तरंगाग्र। तो तरंगों के आगे की यानी जब तरंगे चलती हैं तो उनके आगे की जो ज्यामितीय संरचना बनती है वही तरंगाग्र है। क्या है भैया, तरंगाग्र है। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों तरंगाग्र। एक नंबर में परिभाषा में पूछ लेता है कि तरंगाग्र क्या है, एक नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और बाकी भैया आपका ऐसे पूछेगा कि तरंगाग्र क्या है और तरंगाग्र के प्रकार। तो बच्चों तरंगाग्र, ये क्वेश्चन आपका फिर बन जाता है 3 नंबर में। कितने नंबर में, 3 नंबर में। अब देखेंगे तरंगाग्र के प्रकार। तो भैया तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गोलीय तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र बच्चों, गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र क्या है, तो भैया वह तरंगाग्र जिसमें प्रकाश स्रोत क्या होता है, एक मतलब बिंदु के रूप में होता है, या यूं कह लें कि गोलीय संरचना में होता है। तो उससे जो भी तरंगे संचरित होंगी वो एक क्या है, गोलाकार संरचना बनाती हैं, यानी गोलाकार आकृति बनाएंगी। तो ऐसे तरंगाग्र को क्या कहेंगे हम बोलेंगे गोलाकार तरंगाग्र। लिखना चाहेंगे भैया तो यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो बच्चों, गोलाकार हो। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको भैया उलझना नहीं, एकदम सिंपल तरीके से दिमाग को खुला रख करके समझना है, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि इतना वक्त नहीं आप कि अब एक एक चीजों को आप अच्छे से भैया क्या कर दें, उतना टाइम दे सकें। इसीलिए बोलते हैं कि ये वन शॉट जो है ना एक रामबाण है आपके लिए। एक बार देखिए चीजें दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। हाँ, इतना जरूर है कि भैया स्क्रीन शॉट कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे यही आपके लिए भैया और भी ज्यादा भैया बेनिफिट प्रदान करेगा। ठीक है, तो यदि प्रकाश स्रोत कैसा हो, गोलाकार हो, गोलाकार हो तो उससे जो निकलने वाली तरंगों की जो ज्यामितीय आकृति होती है भैया वो कैसी हो जाए, गोलाकार होती है। तो इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं।
ठीक है, तो भैया चलिए इसको समझते हैं एक फिगर के माध्यम से। जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत है ऐसे, तो इसके चारों तरफ भाई जो भी तरंगे निकलेंगी, ठीक, गोला सही से नहीं बना है तो उससे जो भी तरंगे निकलेंगी अब भैया वो क्या हो जाएंगी, एक गोलाकार ज्यामितीय आकार, यानी चारों तरफ से इस तरह से प्रकाश फैलेगा और तरंगे ऐसे ही संचित होंगी। ये कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है, तो इसको एस से दर्शा देते हैं। ठीक, ये कोई प्रकाश स्रोत है। तो हमने क्या बताया बच्चों, क्या बताया भैया कि यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, प्रकाश स्रोत कैसा हो, गोलाकार हो, तो इससे जो निकलने वाली तरंगे होती हैं इनकी ज्यामिति जो आकृति होती है वो कैसी होती है भैया, एक गोलाकार, एक, ठीक है, आप देख रहे हैं क्या है, ये गोलाकार संरचना में है। तो ऐसे तरंगाग्र को अपन क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे भैया गोलीय तरंगाग्र। आई बात समझ में, या इसी को बिंदुपत तरंगाग्र या बिंदु तरंगाग्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं भैया अगला क्या है, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, गोलीय तरंगाग्र हो गया भैया, अब है कि दूसरा बेलनाकार तरंगाग्र। अब बेलनाकार तरंगाग्र किसे कहते हैं भाई, नाम से ही जाहिर है, क्योंकि सब कुछ यहां भाई नाम से ही मिल रहा है कि बेलनाकार तरंगाग्र। यदि प्रकाश स्रोत क्या होता है, रेखीय, अर्थात एक स्लिट के रूप में हो, तो स्रोत से जो निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति होती है वो कैसी हो जाती है भैया, बेलनाकार रूप में। ठीक है, कैसी हो जाए, बेलनाकार हो जाए। तो ऐसे भाई तरंगाग्र को क्या कहेंगे, बेलनाकार। ठीक, यहां बोलनाकार लिखा नहीं, बेलनाकार तरंगाग्र लिखना है। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या बताया कि यदि प्रकाश स्रोत एक स्लिट के रूप में हो, एक स्लिट के रूप में हो, जैसे भैया एक बेलन की स्ट्रक्चर यहां पे हम बना देते हैं, ये ठीक। अब यहां पर भैया जो बिंदु हो और इससे प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं, ठीक, तो ये क्या हो, एक इस तरह से बिंदु के रूप में। ठीक, यहां से जब निकलते हैं तो आप देख रहे हैं भैया एक बेलन के रूप में है। ठीक है, कैसी ज्यामितीय संरचना बन रही है, तो बेलनाकार बन रही है। ठीक है, कैसी बन रही है भैया, बेलनाकार बन रही है। तो इस तरंगाग्र को हम क्या कहते हैं, गोल मतलब बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, ये कैसा तरंगाग्र है, तो बेलनाकार है, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, आई बात समझ में, सिंपल सा लॉजिक है, मतलब बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। ठीक है, हमने क्या बताया कि यदि प्रकाश स्रोत एक स्लिट के रूप में हो या रेखीय कह ले हो भैया, तो स्रोत से जो निकलने वाली तरंगे होती हैं उनकी जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर हो, ज्यामितीय आकृति हो, वो कैसी बन जाए, एक बेलन के रूप में, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। तो इस तरंगाग्र को अपन क्या कहेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। ठीक है, चलिए हो जाएगा भैया। नेक्स्ट आते हैं, अगला है समतल तरंगाग्र। कैसा तरंगाग्र बच्चों, समतल तरंगाग्र। अब भाई नाम से ही जाहिर है यहां पर भी कि समतल तरंगाग्र। देखिए जब भी किसी स्रोत से प्रकाश की तरंगे निकलती हैं, तो जब दूरी बढ़ती चली जाएगी तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि भैया जो तरंगे चल रही होंगी वो एक समतल अवस्था में, ऐसे मालूम पड़ेगा कि वो समतल चल रही हैं। यानी प्रकाश स्रोत से क्या है, दूरी बढ़ती जाए तरंगाग्र की, तो एक ऐसी अवस्था हो जाएगी कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वो एक समतल रूप में हो जाएंगी। तो ऐसे तरंगाग्र को अपन क्या बोलते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे कि स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ, बताया ना कि कोई प्रकाश स्रोत है उससे दूरी अधिक हो जाए, तो स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ जो तरंगाग्र की त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी या वक्रता उसकी घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो तरंगाग्र बनता है भैया उसको अपन क्या कहेंगे, समतल तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समतल तरंगाग्र। तो भैया समतल तरंगाग्र में यही होता है, हमने बताया ना कि दूरी बढ़ेगा तो इसकी भाई संरचना जो होगी वो भी अलग हो जाएगी, यानी एक समतल तरंगाग्र बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा भैया, समतल तरंगाग्र। ठीक,
जैसे यहां पे आपको एक फिगर दिख रहा है, ठीक, जैसे ये क्या है, तरंगे संचरित हो रही हैं। तो ये तरंगे देख रहे हैं आप कैसे सीधे सीधे निकल रही हैं। इस तरह से भाई हो सकता है थोड़ा इधर उधर आपको चित्र में थोड़ा बहुत भाई क्या हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन समझना है इसको कि यहां पर जो तरंगे चल रही हैं, यहां पर जो तरंगे चल रही हैं भैया वो कैसी हैं, वो क्या है, समतल तरंगाग्र। क्या बना रही हैं, समतल तरंगाग्र बना रही हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सी भाई, कौन सा तरंगाग्र हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समतल तरंगाग्र, ठीक। तो भैया हमने क्या बताया कि स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ जो तरंगाग्र की त्रिज्या है बढ़ जाती है, वक्रता घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो तरंगाग्र बनता है उसको क्या कहते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए भैया हाइगेंस जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण जो है कंपन करने लगते हैं, ठीक है। और भाई होता क्या है कि एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है वही तरंगाग्र कहलाता है। अभी जो देखिए ये परिभाषा आपकी किताबी परिभाषा है तरंगाग्र, या फिर हम डायरेक्टली कर लें कि भैया जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो तरंगों के आगे की जो ज्यामितीय संरचना होती है वो तरंगाग्र कहलाती है। या फिर आप डायरेक्टली इतना बड़ा परिभाषा लिखें, ठीक। तो मतलब जैसे समझना भैया, जैसे कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक, कोई प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश की तरंगे मान लेते हैं संचरित हो रही हैं, ठीक, संचरित हो रही हैं। और कुछ दूर पर, जैसे कुछ दूर पर यहां पे मान लेते हैं कि ये एक तरंगाग्र की स्थिति बन रही है, इस तरह से, ठीक। और इसमें हम दर्शा दे रहे हैं कि भैया यहां पर क्या है, ठीक, एक यहां पर है कण को दर्शा दे रहे हैं, और यहां पर के दर्शा दे रहे हैं, और एक यहां पर, और इसी तरह से एक ऐसे, ठीक है। और यहां पर भैया हमने नाम दे दिया कि ये क्या है बच्चों, ये आपका ए है, ठीक है, ये क्या है, बी है, और ये सी है, ठीक। और यहां पे ए बी सी है, और ये किसी दौरान क्या होती हैं भैया, ये आगे बढ़ती हैं। तो पहले तो हमने क्या किया, इतना समझ लिया कि भाई क्या कह रहा है कि जैसे यहां से तरंगे संचरित हो रही हैं बबुआ, तो हमने यही बताया कि भाई तरंगे जो चल रही, तरंगों के आगे की जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर है, भाई यहां पर हम कोई नाम दे देते हैं, S1 है, S2 है, ये S3 है, S4 है, और S5 है, ठीक है। तो यहां पर ये किसी क्षण क्या है, तरंगाग्र को दर्शा रहा है। तो यहां पर वही कह रहा है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है। और क्या है, एक ही कला में कंपन करने वाले जो ये कणों का बिंदुपथ, ये बिंदुपथ है, यही तरंगाग्र कहलाता है। या फिर तरंगों के आगे का जो भाग होता है, ज्यामितीय संरचना, वही तरंगाग्र है, अभी हमने बताया, ठीक है। ये आपका दिख रहा है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, अब जो तरंगाग्र पर ये प्रत्येक कण है भैया, एक नए तरंग स्रोत का, ध्यान देना, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। मतलब एक नया यहां से प्रकाश स्रोत, एक नया प्रकाश स्रोत का काम करेगा, यहां से भी तरंगे निकलेंगी, ठीक है। जिससे क्या होता है, सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। भाई दिख रहा है आपको, नई तरंगे निकलती हैं, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ठीक। अब ये तरंगे द्वितीयक तरंगे होंगी जो निकलेंगी। अब यह जब निकल करके भैया आगे की तरफ बढ़ती हैं
तो तीसरे पॉइंट में क्या है कि किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगों का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए जो खींचा गया पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति बताएगा। ठीक, अर्थात एक नया तरंगाग्र बन जाएगा। मतलब क्या है भैया, इनको आगे बढ़ते हुए जैसे यहां पर क्या करते हैं, यहां पर क्या है, हम ऐसे फिर से एक तरंगों की बताया ना कि भैया एक नई स्थिति, यानी इनको स्पर्श करते हुए ये जो तरंगाग्र हैं तो इनको स्पर्श कितने हैं, 5 हैं, तो इनको स्पर्श करते हुए जैसे अगर खींचें, 1 हो गया या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, तो यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक, ये अब इनका नाम क्या दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं भैया यहां पे ये A डैश, B डैश और C डैश। तो ये जो है आपका C डैश के रूप में जो देखें एक नया तरंगाग्र बन रहा है। ठीक है, एक नया तरंगाग्र बन रहा है, याद रखना। ठीक, तो यही क्या कहलाता है भैया, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। ठीक, कुछ भी नहीं है, हमने क्या बताया, पहले में बताया कि तरंगों के आगे का जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर होता है, यानी जब तरंगे निकलती हैं किसी माध्यम में तो इनके आगे की ज्यामितीय संरचना तरंगाग्र कहलाती है। फिर दूसरे पॉइंट में बताया गया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। ठीक है, और इनसे क्या है, एक नई तरंगे यानी निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहा जाता है, वो चीज इसमें हमने देख लिया। तीसरे पॉइंट में है किसी क्षण, यानी इनको ये जब आगे बढ़ती हैं किसी क्षण क्या होता है, अगर भाई इसमें तरंगाग्र को देख लें, जो द्वितीयक तरंगे होती हैं इनका आवरण अगर कर दिया जाए, अर्थात इनको स्पर्श करते हुए भैया एक क्या पृष्ठ खींच दिया जाए तो तरंगाग्र की एक नई स्थिति पैदा हो जाती है। ये घटना ही क्या कहलाती है, मतलब ये पूरा जो सिद्धांत होता है यही मिलाकर के तरंगाग्र का मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता है। आई बात समझ में? तो प्यारा सा टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ इतना कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला पॉइंट है, ये तो 5 नंबर वाला टॉपिक है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 5 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको अपन बोलेंगे भैया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 टॉपिक हैं। आपका यह है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और दूसरा पॉइंट पूछता है, नहीं दूसरा क्वेश्चन होता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। परावर्तन अपवर्तन दोनों पूछता है। चलिए हम देख लेते हैं परावर्तन की व्याख्या को। पहले ध्यान से समझेंगे भैया कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हमको परावर्तन की व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए भैया देखिए बच्चों, होता क्या है, कुछ लिखने वाली चीजें हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर लिखना है। ये जो डेरिवेशन है ना बड़ा छोटा सा है, लेकिन लिखने वाली और समझने वाली चीजें इसमें ज्यादा हैं। अब अगर देखें भैया, ध्यान से देखते चलना है। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है, जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये भैया जेड है और यहां पर क्या है, जेड डैश है। तो माना जेड जेड डैश एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। यहां पर ध्यान से देखें, एक ये आ रहा है, ये भैया ए को दर्शा रहा है, और दूसरा इस पर इस तरह से भैया क्या हो रहा है, दूसरा बच्चों अगर ध्यान दें तो ये आ रहा है बी वाला। ठीक है, ऐसे तो दोनों तिरछे आपतित हो रहे हैं इस पे, एक ए है तो दूसरा बी है। क्लियर? यहां तक आगे है भैया कि माना टी बराबर 0 समय में ये जो तरंगाग्र है, कह रहा है कि टी बराबर 0 समय में ये जो तरंगाग्र है बिंदु ए पर आ रहा है, मतलब ए पर पहुंच आया। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है भैया कि तथा टी समय के बाद यह ए डैश पर पहुंच जाता है। ठीक, और जो टी समय बाद मतलब ये वाला जो होता है, ठीक, ये जो बी वाला है भैया, ये दूसरा जो तरंगाग्र है ये ए डैश पर पहुंच जा रहा है, क्योंकि दोनों हमने बताया ना कि भैया दोनों क्या है, ये इस पे तिरछी आपतित हो रही है। तो कहना टी बराबर 0 पर ये ए पर पहुंचता है और टी समय के बाद भैया ये बी पर, क्योंकि ये लंबा सफर तय कर रहा है, तो ये ए डैश पर गिर जाता है। क्लियर? जब ये तरंगे ए
ए डैश पर आपतित होती हैं, मतलब ए और ए डैश पर ये जब दोनों तरंगे गिरती हैं भैया, तो क्या होता है बच्चों, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार उन बिंदुओं में द्वितीयक तरंगे वी चाल से आगे बढ़ती हैं। मतलब यहां जब गिरती हैं तो गिरने के बाद ये रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये परावर्तक तल है, तो गिरने के बाद ये ऐसे जा रही है, और ये वाली गिरने के बाद भैया यहां से ये ऐसे निकल रही है, और ये वाली तो आप देख रहे हैं ये ऐसे जा रही है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो वही चीज कह रहा है कि भैया द्वितीयक मतलब हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार उन बिंदुओं से, अर्थात इन दोनों बिंदुओं से जो तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे हैं, वो वी चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, जब तरंगे बिंदु मतलब बी जो होती है, जब तरंगे बी बिंदु ए डैश पर पहुंचती हैं, जब ये तरंग बी जो होती है ए डैश पर पहुंचती है, तो उसी टाइम पर जो तरंगे ए होती हैं भैया, वो क्या करती हैं, ये आपतित होकर के बी डैश पर पहुंच जाती हैं। तो वो चीज हमने देखा कि तरंगे जो ए हैं वो बिंदु बी डैश पर पहुंच जाती हैं। मतलब समझ में आ गया। कुल मिलाकर क्या है, अभी जो कुछ इस फिगर में दिख रहा है आपको हमने वही समझाया। फिर से समझ लेते हैं कि जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, जिसपे क्या होता है भैया, एक तरंगाग्र, इस पर देखिए एक तरंगाग्र ए और बी है, तिरछा इस पे आपतित हो रहा है। माना t बराबर 0 पर यह a पर पहुंचता है और t समय के बाद ये a डैश पर पहुंच जाता है। फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर बताया गया कि ये जब दो तरंगे यानी a डैश पर ये आपतित होती हैं, तो भैया क्या होता है, जब इनसे जो निकलने वाली तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे जो हैं वो v चाल से, v वेग से क्या है भैया, ये आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। v वेग से ये गिरने के बाद भाई, क्योंकि ये परावर्तक पृष्ठ है, गिरने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, ये लौट जाएंगी माध्यम में, तो ये आगे ये वाली भी ये वाली बढ़ रही। फिर बोल रहा है कि भैया जब तरंगे क्या होती हैं, बी जो है ए डैश पर पहुंचती हैं, उसी दरमियान जो तरंग ए है वो क्या होती है भैया, परावर्तित होकर के बी तक पहुंच जाए, क्योंकि ये लंबा सफर करके यहां पर आ रही है, फिर ऐसे, और उसके बाद ये क्या है, ऐसे आ रही है, फिर फटाक से भैया जब तक ये यहां पहुंचेगी तब तक ये टकरा करके बी डैश पर पहुंच जाएगी। तो वही चीज हमने यहां पर पूरा दर्शाया है। ठीक है, वही चीज समझाया है। अब उसके बाद आगे क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। तो भैया पहले अगर स्क्रीनशॉट करना है कर लो, नहीं तो बताएंगे तो ठीक कर लेना। हो गया ना। चलिए अब आगे समझते हैं भैया। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे भैया कि यदि तरंगों की चाल, तरंगों की चाल v तथा समय t हो, तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा बबुआ, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक, जैसे यहां पर भी फिगर जो हमने बनाया था यहां पे वही। तो इसके बाद हम क्या करते हैं भैया, इसको जो फिगर बनाया था उसको यहां पे समझ लेते हैं। ये जेड डैश था, है ना। उसके बाद भैया इस पे क्या है कि ये प्रकाश की तरंगे एक इस पे आपतित हो रही है, यूं जा रही है, और दूसरी वाली ये यूं आ रही थी और यूं जा रही थी। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखें तो इसको यहां पे मिला दें और उसके बाद इसको यहां पे मिला दें। ठीक, तो ये वाला जो होगा आपका भैया एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहां पर भी एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था, ए था, ये बी था, ये ए डैश था और ये बी डैश था। ठीक है, तो इस तरह से ये बढ़ रहा है। अब अगर देखें हमने क्या बताया कि भैया हमको निकालना है दूरी का मतलब ये तरंग ये कितनी दूर जा रही है। ठीक है, इसमें ये भाई कितनी दूर सफर तय कर रही है, तो यहां पे वही चीज दूरी जब निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर ध्यान देना दूरी क्या है, तो पहला चीज है कि ये जब जिस टाइम ये ए से बी डैश पे पहुंच रही है, ए से बी डैश पर, ठीक है, सॉरी ए डैश नहीं बल्कि ए से बी डैश पर, उतने टाइम में ही, क्योंकि जितने टाइम में ये यहां पर भैया ये वी चाल से बताया ना ये आगे बढ़ रही है। ठीक, तो जितने टाइम में ये यहां से यहां दूरी तय कर रही है, उतने टाइम में तो ये यहां से केवल यहां तक आ रही है, तो ये इसलिए बराबर ये दूरी जो हो जाएगी भैया ये ए डैश बी के बराबर हो जाएगी। और ये बराबर किसके है,
तो भैया ये क्या है, चाल गुणे समय के, क्योंकि ये दूरी निकाला है, ये हमने दूरी निकाला और ये दोनों बराबर है। तो भैया वही तो बताया था ना कि जितने टाइम में ये ए से बी डैश तक जाएगी उतने टाइम में ये बी से ए डैश तक आ रही है। तो वहां वही चीज हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक, अब यहां पर दो ट्राइंगल बन जा रहे हैं। एक ये वाला आपका देखें भैया, एक आपका इधर वाला बन रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी ए डैश में दिखेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ए ए बी ए डैश में, त्रिभुज ए बी ए डैश में, तो त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में। अब यहां पे एक चीज और समझना, अगर बच्चों हम क्या कर दें भैया, यहां पर एक अभिलंब खींच दें, यहां पर एक अभिलंब खींच दें, इस तरह से यहां पर भी एक अभिलंब अगर हम खींच देते हैं, ठीक, तो ध्यान से समझना। तो अभिलंब अगर हम खींच दें तो होगा क्या भैया, ये क्या होता है आपका आपतन कोण। अब ये आपतन कोण है तो भैया ये पूरा भी आपका आपतन कोण ही होगा। ठीक, और इधर क्या है, ये परावर्तन कोण को मान लेते हैं दर्शा रहा है, तो भैया ये वाला पूरा अंदर का आपका परावर्तन कोण ही होगा। इस हिसाब से हम आई और आर भाई दोनों का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे भैया साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब भाई इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखें ए बी ए डैश में लंब क्या है, तो लंब आपका यही है, ये लंब है। और कर्ण क्या है भाई, कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो लंब क्या है, लंब आपका ए डैश बी है, कर्ण क्या है ए ए डैश है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या बताया कि लंब है ए डैश बी, ठीक है, ए डैश बी है, अपान कर्ण क्या है भैया, तो कर्ण आपका यही वाला है, वो है ए ए डैश। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से बच्चों हम आ जाएंगे उस दूसरे वाले में ए बी डैश ए डैश। ठीक, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, इसमें लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें जब लिखेंगे कि लिखेंगे साइन आर, आर बराबर भाई साइन आर बराबर इसमें चलेगा, तो इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है बच्चों, तो इस वाले में भैया देखिए जैसे इसमें था, तो ये लंब ये हो जाएगा आपका, लंब क्या है ए बी डैश, और कर्ण आपका यही रहेगा क्योंकि कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इसमें लंब क्या है ए बी डैश, तो यहां पर लिखेंगे कि साइन आर बराबर ए बी डैश। ठीक, ए बी डैश अपान कर्ण तो आपका यही रहेगा दोनों के लिए ए ए डैश। ठीक, इतना हो जाएगा। अब चूंकि हमको पता है कि भैया जो ए डैश बी होता है, ए डैश बी होता है, वो ए बी डैश के बराबर होता है, तो यहां हम ए बी डैश बराबर ए डैश बी हम लिख सकते हैं। ये हमने शुरू में ही देख रखा है। इस हिसाब से भैया इसको हम जब लिखना चाहेंगे भाई कहां लिखेंगे, यहां सामने लिख दे रहे हैं बच्चों। जब यहां पर लिखेंगे भैया तो लिख सकते हैं साइन आर बराबर, साइन आर बराबर ए बी डैश के जगह पर हम ए डैश बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां ए डैश बी अपान ये ए डैश हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर हम इसको 2 दे देंगे। अब अगर देखें तो साइन आई का जो वैल्यू है वो साइन आर के वैल्यू के इक्वल है, तो लिखेंगे, ठीक, लिखेंगे समीकरण, समीकरण ना लिख के लिखेंगे कि साइन आई व साइन आर क्या है भैया, बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं। अब बराबर हैं इसलिए क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर हो जाएगा साइन, मतलब साइन आई बराबर साइन आर या फिर यूं कह सकते हैं कि जो कोण आई है वो कोण क्या है, आर के बराबर है। ठीक, अगर आपको पता हो तो बच्चों यही क्या होता है भैया, परावर्तन का नियम कहता है ना, कि भाई क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही तो कहता है, क्या कहता है कि जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण के क्या होता है भैया, बराबर। तो यही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही क्या हो जाता है भाई, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है भैया? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, परावर्तन की व्याख्या हो गया, अपवर्तन की व्याख्या नहीं करवाया यहाँ पर, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सेम इसी तरह से थोड़ा सा अंतर है भाई, आपकी अपवर्तन होगा, आपकी क्या है आपका भाई परावर्तक ना होकर के आपका एक माध्यम ऐसा होगा, पारदर्शी माध्यम, ठीक। तो उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। नेक्स्ट है भैया कि व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है और इसकी आवश्यक शर्तें, सब कुछ देखेंगे। व्यतिकरण क्या है अगर पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। व्यतिकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है, तो भैया ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। या फिर भैया आप इसकी शर्तें अकेले पूछेगा तब भी 2 से 3 नंबर में पूछता है, शर्तें ज्यादा पूछता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखना कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में क्या होती हैं, संचरित होते हुए अध्यारोपित हो, यानी एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर जाएं, मिल जाएं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। जैसे इस तरह से तरंगे चल रही हैं, ठीक है, और ये एक तरंगे चल रही हैं, ऐसे ओवरलैपिंग कर जाए, तो ये जो घटना कहलाएगी भैया, ये कहलाती है क्या चीज, व्यतिकरण। क्या कहलाती है बबुआ, व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है। अब व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कितने प्रकार, 2 प्रकार। पहला है संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा है भैया विनाशी व्यतिकरण। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से मिल जाए, तो इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। चलिए समझते हैं इसको एक फिगर के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे भैया यहां पर ये समय के साथ आगे, जैसे इस पे एक तरंग चल रही है इस तरह से, ऐसे, इसी पे हमने क्या किया, एक और तरंग चला दिया, इस तरह से एक तरंगे, इसी पे भाई हम क्या कर रहे हैं, एक और तरंग चला दे रहे हैं, ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, हमने क्या बताया भी कि भैया जैसे ये किसी बिंदु से यहां पे ये ओ है, और ये समय के साथ यानी टी को ये समय के साथ दर्शा रही हैं। अब भाई जो उभरा होता है उसे श्रृंग कहते हैं, और ये जो नीचे है बनता है इसको गर्त कहते हैं, ठीक। ये जितनी अधिकतम तक तरंगे गई हैं इसको आयाम कहा जाता है या शिखर मान कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में, ये समान आवृत्ति की तरंगे चल रही हैं, में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि भैया कह रहा है कि श्रृंग जो है वो श्रृंग से और गर्त जो है वो गर्त से मिले। तो देख रहे हो ना कि श्रृंग श्रृंग से मिल रहे हैं और सभी गर्त गर्त से, श्रृंग श्रृंग से मिल रहा है और गर्त गर्त से मिल रहा है। तो ऐसी घटना को भाई जब मतलब ऐसी घटना होती है तो इस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यहां संतोषी लिखा है, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। कौन सा व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, कि 2 समान तरंगों आवृत्ति वाली तरंगे जब इस प्रकार से अध्यारोपित होती हैं कि श्रृंग श्रृंग से मिल जाए, गर्त गर्त से, तो इस घटना को कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब है भैया विनाशी व्यतिकरण। क्या है बच्चों, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण हो गया, अब विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या हो, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो भैया कि श्रृंग गर्त से मिले, तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। की बार जैसे ये तरंगे चल रही हैं, इसमें क्या है, 2 तरंगे चल रही भैया, जैसे ये एक मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से ये आगे संचरित हो रही हैं, और दूसरी तरंग इसी में ला देते हैं,
ऐसे। तो अब की बार क्या है, श्रृंग गर्त से मिले। भाई इसका श्रृंग, ये गर्त, श्रृंग गर्त से मिल रहा है, श्रृंग गर्त, श्रृंग और गर्त से, ठीक है। और ये समय के साथ आगे के लिए भी तरंगे ये चल रही हैं। तो अब की बार ये देखिए भैया, ये क्या है, श्रृंग है और ये क्या है, गर्त है। तो अब की बार क्या है, श्रृंग जो है वो गर्त से मिल रहा है, ठीक है। श्रृंग गर्त से मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इस व्यतिकरण को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं बच्चों, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब जो सबसे जरूरी है भैया इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अब व्यतिकरण के लिए भैया कौन कौन सी शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, कंडीशन को। पहला है कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, ठीक। कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध, बताया था आपको, ठीक। और दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। भाई आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य दोनों बराबर होने चाहिए, तभी व्यतिकरण की घटना होगी। नेक्स्ट, दोनों तरंगों के आयाम बराबर हों या लगभग बराबर हों, तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होती है। और नेक्स्ट है कि दोनों स्रोतों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए, यानी क्या है, दूरी कम हो, ठीक, ज्यादा दूरी पर नहीं। और नेक्स्ट है कि प्रकाश स्रोत जो हो अत्यंत संकीर्ण हो, मतलब बहुत नैरो होने चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए, पतले होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। तो ये तो रहा व्यतिकरण, व्यतिकरण के प्रकार और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है, और इसमें भी विवर्तन क्या होता है भैया, विवर्तन कितने प्रकार का होता है, विवर्तन के लिए शर्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे ये 3 नंबर वाले टॉपिक हैं, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो चलिए जानते हैं विवर्तन। विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश प्रकाश की जो किरणें हैं किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध या छिद्र से होकर गुजरती हैं या उस पर पड़ती हैं, तो उस स्लिट अथवा अवरोध के किनारों पर ये क्या है, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे भैया देखते हैं, जब ये मुड़ जाएंगे इस घटना को ही कहेंगे क्या, विवर्तन। जैसे ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, कोई प्रकाश स्रोत। अब यहां से ध्यान देना, यहां से मान लेते हैं कि तरंगे आगे की तरफ चल रही हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर क्या है, आगे हम बना देते हैं कोई अवरोध है, छिद्र है, ठीक, या अवरोध है। जब ये पड़ती हैं तो इस किनारों पर क्या होती है भैया, ये आंशिक रूप से ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है। किनारों पर क्या हो जाएंगी, आंशिक रूप से। इधर भी अगर देखें यहां पर ये क्या होती हैं, इस छिद्र पर आंशिक रूप से मुड़ जाएंगे। ये घटना ही क्या कहलाती है, विवर्तन। क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट या तीक्ष्ण अवरोध या छिद्र पर पड़ती हैं तो किनारों पर ये आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं बबुआ, प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश के विवर्तन के भैया हम प्रकार को जान लेते हैं। तो विवर्तन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन क्या है, ये भी सिंपल सा ही टॉपिक है। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की, ठीक है, कोई प्रकाश स्रोत है भैया और पर्दे के बीच की दूरी क्या हो, सीमित हो। जैसे यहां पर प्रकाश स्रोत है, ठीक है, प्रकाश स्रोत है, यहां से ये प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही हैं और क्या है, दूर पर कोई पर्दा है। तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी क्या हो, मतलब सीमित हो, एक लिमिट में हो, तो इस स्थिति में जो विवर्तन होगा भैया उसे कहेंगे फ्रेनल विवर्तन। कौन सा विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। आई बात समझ में। चलिए इतना स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये तो फ्रेनल विवर्तन रहा, ठीक है, फ्रेनल विवर्तन। अब चलिए देखते हैं दूसरा फ्रानहोफर विवर्तन। क्या है भैया, दूसरा है कि फ्रानहोफर विवर्तन। अब फ्रानहोफर विवर्तन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा
भाई इसके पहले फ्रेनल में तो दूरी सीमित थी, अब फ्राउनहोफर में क्या है, दूरी एकदम असीमित हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। बस सिंपल सा लॉजिक कि जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी क्या हो, असीमित हो, या यूं कह लें कि अनंत तक होती है, तो इस स्थिति में जो विवर्तन होगा वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाएगा। ठीक, अब विवर्तन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक नंबर में पूछा जाता है भैया, एक नंबर में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा ये पूछा गया है और पूछा जाता भी है कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो विवर्तन के लिए भैया अवरोध अथवा जो छिद्र का आकार होना चाहिए वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, यानी उसके लगभग बराबर होना चाहिए भैया, तभी जाकर के क्या होगा, विवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं भैया। हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखना है। इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स में अंतर तो नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस इधर उधर इक्के दुक्के हैं बस, लेकिन क्या है जो भी है भाई, इसमें जो है इस चैप्टर में ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कहेंगे। ठीक, कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं भैया। व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं भाई, तभी तरंगे चलेंगी, अध्यारोपित होंगी, तभी जाकर के व्यतिकरण घटना होती है। बट भैया विवर्तन में केवल एक ही कला संबद्ध स्रोत होता है। ठीक, दूसरा है कि व्यतिकरण में जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो एक समान होती है, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई है एक समान, इसमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि भैया इसमें सभी जो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता है वो समान होती है, लेकिन इसमें जो दीप्त फ्रिंजें यानी दीप्त जो चमकीली पट्टियां बनती हैं, इनमें दीप्त फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। ठीक, तो ये भैया आपका व्यतिकरण और विवर्तन का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक, इस भाई अगला टॉपिक है कि प्रकाश का ध्रुवण, ध्रुवण वगैरह तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि भैया आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिलाकर के 13 नंबर आने हैं, दोनों भाई प्रकाश का ही पार्ट है, एक में उसको किरण के रूप में दर्शाया गया है तो दूसरे में तरंग के रूप में। तो भैया आगे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो कभी कभार होता है पूछ लेता है, बट हम देख लेते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना जरूर कहेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश किरण में विद्युत सदिशों के कंपन को एक निश्चित दिशा या तल के सीमित कर दिया जाए उसे ध्रुवण कहेंगे। परिभाषा के लिए जान लेते हैं। और इस चैप्टर में एक और है कि मैलस का नियम क्या है, यह भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या है 2-4 साल में कभी कभार एक बार आ जाता है, फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो भाई दिक्कत हो सकता है, इसलिए देख लेते हैं। मैलस का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषण पारगमित होता है यानी आगे चलता है, तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो ध्रुवक तथा विश्लेषण के अक्षों के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। बस नियम जानना है, इसमें कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता भाई क्या होता है, कोज्या यानी कॉस थीटा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, यही होता है नियम। इसको भाई अगर सही से लिखेंगे तो आई बराबर, जब इसको हटाएंगे तो ये आई नॉट हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाता है भैया, क्या हो जाता है, मैलस का नियम हो जाता है। ठीक है, मैलस का क्या हो जाता है, नियम हो जाता है। आई बात समझ में, जहां आई तीव्रता और ये अधिकतम तीव्रता को दर्शाता है, महत्तम तीव्रता, और कॉस थीटा ये कोज्या है। ठीक, हिंदी में कोज्या ही कहते हैं, साइन होता है तो ज्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मैलस का नियम। अब इसके अलावा भैया आपके और कुछ टॉपिक हैं बच्चों, इनको चलो हम समझ लेते हैं। ठीक, इनके अलावा भैया इसमें और 2 से 3 टॉपिक हैं जो लॉन्ग वाले हैं। भाई पहले तो भैया हमने बता दिया परावर्तन की व्याख्या और दूसरा अपवर्तन की व्याख्या। एक और पूछता है भैया इसमें एकल झिर्री, एकल झिर्री, एकल क्या होता है, एकल झिर्री
द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हाँ आता है। एक और है आपका इसमें, इसके अलावा इसमें क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र होता है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो भैया इसको अलग से अब अगर आप सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। बाकी जितने अदर इंपॉर्टेंट है वो तो हमने देख ही रखे हैं। आई बात समझ में? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।